Hello students, good morning. We are meeting after a long time, and in last video we are learning about the product of matrices. हम लोग मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना सीख रहे थे। तो उसमें कुछ लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। और अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो सकता है तो हम लोग कहते हैं कि दीज टू मैट्रिक्स आर कन्फॉर्मल टू प्रोडक्ट, यानी ये प्रोडक्ट करने के लायक हैं या इनको प्रोडक्ट किया जा सकता है। और कंडीशन क्या थी, उस चीज़ को फिर से लिख देते हैं कि कंडीशन फॉर गेटिंग प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करने के लिए जो कंडीशन क्या था, कंडीशन ये था कि अगर मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स ए है जो कि m/n ऑर्डर का है, तो जो दूसरी मैट्रिक्स बी होनी चाहिए उसका जो नंबर ऑफ रोज होना चाहिए वो पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होना चाहिए। यानी जो दूसरी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर n/p। समझ में आ रही है ये चीज़ कि दो मैट्रिक्स को आप तब मल्टीप्लाई कर सकते थे। आप लास्ट वीडियो में देखा होगा आपने कि जब पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो तभी दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट संभव है। और अगर ऐसा नहीं है तो हम उसको प्रोडक्ट या उसका प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते। जैसे अगर किसी ने ए इक्वल टू ऐसा दे दिया, एक मैट्रिक्स दे दिया 1 2 3 4 5 6, एक मैट्रिक्स है कितने बाई ऑर्डर, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, दिस इज 2/3 ऑर्डर है, दो रो है और 3 कॉलम, 1 2 3 कॉलम है। और कोई मैट्रिक्स ऐसे दे दिया गया आपको 1 2 3 ऐसा दे दिया गया, तो क्या a इंटू बी, क्या हम इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं? तो चेक करना पड़ेगा। ये प्री मैट्रिक्स, ये पोस्ट मैट्रिक्स, ये प्री मल्टीप्लायर बोला जाता है, ये पोस्ट मल्टीप्लायर बोला जाता है। तो देखना पड़ेगा जो पहली वाली मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम, उसका नंबर ऑफ कॉलम कितने कॉलम है 3, और जो दूसरी वाली मैट्रिक्स है ये 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो तभी दोनों मैट्रिक्स क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, यानी a क्रॉस b कैन नॉट बी फॉर्म। आप इसको नहीं निकाल सकते, a क्रॉस b नहीं निकाल सकते। b क्रॉस a की अगर बात करेंगे b इंटू a क्रॉस नहीं, ये सेट थ्योरी में हम लोग क्लास को दिमाग में चल रहा है, ये b इंटू a, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन वो देखना पड़ेगा तब क्या मैट्रिक्स b का नंबर ऑफ कॉलम और मैट्रिक्स a का नंबर ऑफ रोज सेम है। तो मैट्रिक्स b का नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 2 कॉलम है, मैट्रिक्स a का नंबर ऑफ रोज कितना है, 2 रोज है, तो b क्रॉस a कैन बी फाउंड। इसको हम लोग निकाल सकते हैं। a क्रॉस b नहीं निकाला जा सकता, लेकिन b इंटू a निकाला जा सकता है। a इंटू b आप नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन b इंटू a निकाल सकते हैं, क्योंकि b मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम है, जो a मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज है, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो क्या होना चाहिए, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए कंडीशन, वो कंडीशन आपको पिछली वीडियो में दिखाया गया है, तो वहाँ से आप लास्ट वीडियो में इसको देख सकते हैं। तो हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं, मैंने लिखा कंडीशन फॉर गेटिंग प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, तो लिख देते हैं लेट a be a matrix of order m/n and b be a matrix of order n/p। अगर ऐसा है तभी आप दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये पिछले वीडियो में होगा,
अब हम लोग एक एम बाई एन आर्डर की मैट्रिक्स लेंगे, एक एन बाई पी आर्डर की मैट्रिक्स लेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो कंडीशन, ये कंडीशन था, तो कंडीशन क्या होना चाहिए? तो कंडीशन की जब बात करें तो कंडीशन तो ये है, कंडीशन आप जैसा लिख लीजिए कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स का मतलब इसको प्री मल्टीप्लायर बोलते हैं, ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज of first matrix is equal to number of rows of second matrix। अगर ऐसा होगा तब आप फर्स्ट इंटू सेकेंड निकाल सकते हैं, लेकिन सेकेंड इंटू फर्स्ट ये जरूरी नहीं है कि निकले या न निकले। ये है आपका प्री मल्टीप्लायर का जो नंबर ऑफ कॉलम होगा, पोस्ट मल्टीप्लायर का जो नंबर ऑफ रोज होगा, वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, तभी दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट संभव है। तो चलिए ये तो कंडीशन की बात हो गई। अब हम लोग प्रोडक्ट करना सीखेंगे, कैसे जो है दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए सपोज जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया एम बाई एन आर्डर की मैट्रिक्स, एम बाई एन आर्डर की मैट्रिक्स समझ रहे हैं, इसमें कितने रोज होंगे? एन रोज होंगे और एन कॉलम होंगे। तो इसके एलिमेंट लिखने जा रहे हैं। इसके एलिमेंट को कैसे लिख लेते हैं? इसका जो एलिमेंट हमने लिखा कुछ ऐसे लिखा A11 A12, ऐसे ही आप चलते जाएंगे, इसी तरीके से आप चलते जाएंगे तो दिस इज इक्वल टू ये पहुंचेगा A1n, क्योंकि कॉलम कितने हैं? n कॉलम है। ऐसे ही A21 A22 डैश डैश A2n। आप आगे बढ़ते जाएंगे तो ये इसका ith रो कहीं मिलेगा, ith रो मतलब 1 2 ऐसे चलते आप m तक जाना है तो ये ith रो AI1 AI2 लिखा हुआ है और ये AI डैश डैश, और ये डैश डैश आगे आप पहुंच जाएंगे AM1 AM2 डैश डैश AM, इसको पीछे से लिख देते हैं AM। ये एक मैट्रिक्स है A, दूसरी मैट्रिक्स B ले रहे हैं, B इज इक्वल टू इस टाइप से, इसके अंदर जो एलिमेंट हमने डाला B11 B12 और कितने बाई कितने आर्डर की मैट्रिक्स ले रहे हैं, क्योंकि A इंटू बी निकालना है तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए इंटू पी। तो n रोज और p कॉलम, कितने कॉलम है? p कॉलम। तो B11 B12 ऐसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा और बढ़ा देते हैं इसको n बाई p आर्डर की मैट्रिक्स डैश डैश B1, इसको हम जहाँ पहुँचे हैं ये जो कॉलम है B1j, कौन से कॉलम पे पहुँचे? jth कॉलम पे पहुँचे। कौन से कॉलम पे पहुँचे? jth कॉलम। डैश डैश आगे पहुँचेंगे तो B1 कितने कॉलम है? P, तो ये हो जाएगा B1P एंड सो ऑन। आगे चलेंगे तो ये B21 ये सेकंड कॉलम, सेकंड रोज सेकंड कॉलम B22 ऐसे लिखेंगे। और जब आगे चलेंगे jth कॉलम है तो B सेकंड रोज है और ये jth कॉलम है डैश डैश, ये हो जाएगा B2P एंड इसी तरीके से आप बढ़ते रहेंगे तो लास्ट में आप पहुंचेंगे कितने रोज हैं? n रोज। यहाँ पहुंच जाएंगे Bn1 Bn2 डैश डैश, ये हो जाएगा Bnj डैश डैश Bnp nth रो एंड pth कॉलम, ये लिखा हुआ है Bnp। ये हमारा हुआ A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स। अब मुझे जो निकालना है A इंटू बी निकालना है। क्या निकालना है? A इंटू बी। मान लेते हैं कि A इंटू बी मैंने A इंटू बी निकाला, कैसे निकाला इसकी बात बताएंगे। A इंटू बी एक नई मैट्रिक्स है जिसका नाम C दे दे रहे हैं। लेट A इंटू बी, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, दोनों मल्टीप्लाई किया जा सकता है। सपोज दैट ये नई मैट्रिक्स है C, A इंटू बी को मल्टीप्लाई किया, इस मैट्रिक्स का नाम क्या रख दिया? C रख दिया। और C का जो एलिमेंट है यानी ये मैट्रिक्स C कितने आर्डर का होगा ये भी आपको बताना जरूरी है। M बाई N आर्डर की ये मैट्रिक्स है, A जो है M बाई N आर्डर का मैट्रिक्स है, B जो है N बाई P आर्डर का मैट्रिक्स है। तो आप इसके जो नंबर ऑफ कॉलम और यह नंबर ऑफ रोज दोनों आपस में इक्वल है, इसको भूल जाइए, जो बचेगा वो उतने आर्डर की मैट्रिक्स आएगी, यानी M बाई P आर्डर की ये मैट्रिक्स आएगी। तो ये जो मैट्रिक्स होगा
ये हो जाएगा आपका m बाई p ऑर्डर की मैट्रिक्स, इसमें m रो और p कॉलम होंगे, और वो उसका नाम रख दिया C11 C12, ऐसे ही C1j C1p, कितने कॉलम? p कॉलम, C1 C21 C22, आप यहाँ पहुँचेंगे तो हो जाएगा C2j, j कॉलम में पहुँच गए हैं, और यहाँ पहुँचेंगे तो ये दूसरा रो है और ये pth कॉलम C2p एंड सो ऑन। जब आप यहाँ पहुँचेंगे CIF रो, कहाँ पहुँच रहे हैं हम लोग? IF रो, तो ये हो जाएगा CI1 CI रो है, CI2, और ये हो जाएगा CIJ, और ये हो जाएगा आपका CIP एंड सो ऑन। इसी तरीके से और आगे चलेंगे तो ये लास्ट वाला कॉलम, कितने कॉलम में? m कॉलम है, ये हो जाएगा आपका CM1 CM2 CM, jth कॉलम है, एंड ये हो जाएगा CM और pth कॉलम। ये मैट्रिक्स हमारी C होगी। तो ये मैट्रिक्स C किसको माना? हमने A इंटू B को मल्टीप्लाई करने पे जो आया है, और उस एलिमेंट का नाम मैंने रख दिया है C11 C12, ऐसे ही CIJ, ये C1j लिखा हुआ है, C1p C21 C22 C2j, ये jth कॉलम है, ये jth कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये ith इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब जो ये मैट्रिक्स I है C, तो दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है और उसका प्रोडक्ट करने पर जो नई मैट्रिक्स आई है, इसका जो ijth एलिमेंट होगा, ijth एलिमेंट का मतलब C11 C12 C22 कोई भी एक एलिमेंट, तो जनरल एलिमेंट कैसे डिनोट करेंगे? Cij। ये डिफाइन कैसे होगा? Ci तो लिखते हैं ijth एलिमेंट ऑफ C, कहिए C किसके बराबर है? A इंटू B। ijth एलिमेंट ऑफ A इंटू B या ये मैट्रिक्स C इज डिफाइंड एज, इसकी डिफिनेशन कैसे बताई गई? इज डिफाइंड एज, यानी इसका जो ijth एलिमेंट होगा, C का जो ijth एलिमेंट Cij होगा, ये कैसे मिलेगा? ij इज इक्वल टू Cij इक्वल टू, अब इसको देखिए, ये जो ijth एलिमेंट है, ये कॉमन एलिमेंट, इसका कोई भी कॉमन एलिमेंट Cij बना है, वो डिफाइन कैसा होगा? क्योंकि ये लिखा हुआ है Cij, I का मतलब ith रो और jth कॉलम, तो आपको पहली मैट्रिक्स का ith रो लेना है। क्या लेना है? पहली मैट्रिक्स का ith रो लेना है, और दूसरी मैट्रिक्स का jth कॉलम लेना है। ये कौन सा कॉलम है? इट इज jth कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, यानी जो दूसरी मैट्रिक्स है उसका jth कॉलम है, और ये कौन सा रो है? इट इज ith रो ऑफ प्री मैट्रिक्स या फर्स्ट मैट्रिक्स, ith रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। हमको क्या करना है? हमको लेना है पहली मैट्रिक्स का ith रो और दूसरी मैट्रिक्स का jth कॉलम, और इनको क्या करना है? आपस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है, यानी ai1 मल्टीप्लाई हो जाएगा b1j से, ai2 मल्टीप्लाई होगा b2j से, ऐसे ही ain मल्टीप्लाई होगा bnj से, और सबको मल्टीप्लाई करके हमको क्या करना है? ऐड कर देना है। तो ये जो इसका ijth एलिमेंट है, इट इज डिफाइंड एज ऐसा, ai1 मल्टीप्लाई बाई b1j, ये मल्टीप्लाई किससे होगा? b1j से, इसके बाद ai2 मल्टीप्लाई होगा b2j से, ऐड करना है सबको, प्लस ai2 मल्टीप्लाई होगा b2j से, प्लस ऐसे ही जो ai3 होगा, ai3 इट इज मल्टीप्लाई बाई, ये किससे मल्टीप्लाई होगा? b3j से, b3 ai3 मल्टीप्लाई बाई b3j एंड सो ऑन। और इसी तरीके से आगे चलते हुए बस इसका जो लास्ट वाला, ये कितने हैं टोटल? n, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने कॉलम में n, तो लास्ट वाला एलिमेंट क्या है? ain, ये मल्टीप्लाई होगा bnj से, इंटू b
बी एन जे। तो समझ में आ रहा है ये चीज, इसको ऐसे लिखेंगे आर, ये कर सकते हैं कि सी आई जे। सी आई जे क्या है, इसका आइजेंट एलिमेंट का ए इंटू बी का आइजेंट एलिमेंट है। क्या इसको समेशन फॉर्म में कुछ ऐसा लिख देते हैं, तो दिस इज समेशन। तो देखिए चेंज, ये आई जे तो फिक्स है, हर जगह आई जे मिल रहा है, तो ए आई और बी सेकंड पे लिखा हुआ जे, तो यहाँ पे जे लिख रहे हैं। चेंज क्या हो रहा है, पहले वाले टर्म में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3 और लास्ट वाले में है। तो इसको एक नया इसकी यहाँ पे लिख दे रहे हैं, जैसे मान लो मैंने के लिख दिया, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं के, और बता रहे हैं कि जो के की वैल्यू है इट इज फ्रॉम 1 to n। तो सी आई जे का मतलब आई जे एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज डिफाइंड एज समेशन के इक्वल टू 1 to n आई के इंटू डी इंटू के जे। इसका मतलब क्या है, ith रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाई बाई j कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं और फिर क्या कर दिया गया, इनको आपस में ऐड कर दिया गया है। तो इस यानी प्रोडक्ट मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स है उसका कोई भी एक एलिमेंट, जैसे C11 लिखना होगा तो आप क्या करेंगे, 1 C11 है तो पहला रो पहली मैट्रिक्स का, पहला कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, ऐड हो जाएंगे, तो वही बनेगा हमारा C11। अगर हमको C12 लिखना है, C12 लिखने का मतलब तब हमको क्या करना पड़ेगा, पहली मैट्रिक्स का 1 लिखा हुआ, यहाँ क्या लिखा 1, तो पहली मैट्रिक्स का पहला रो, दूसरी मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम, दूसरी मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम आपस में मल्टीप्लाई होंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट और उनको ऐड करके लिखेंगे। ये बात समझ में। तो ये डिफिनीशन है प्रोडक्ट ऑफ किसी मैट्रिक्स को जब आप प्रोडक्ट करेंगे, जब दो मैट्रिक्स का आप प्रोडक्ट करेंगे तो पहली बात ये होगा कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब हो सकता है, जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट या प्री मल्टीप्लायर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ पोस्ट मल्टीप्लायर। जब पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट संभव है। अब अगर प्रोडक्ट आपने कर लिया तो जो प्रोडक्ट करने के बाद एक जो नई मैट्रिक्स आई वो कितने आर्डर की आएगी, वो भी मैंने बताया कि जो आपको ये m और n दिख रहा है इनको छोड़ दीजिए, बाकी जो बचेगा m बाई p आर्डर की मैट्रिक्स आएगी। और इसका जो एलिमेंट होगा, जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट होगा वो कैसे निकलेगा, उसमें मैंने लिख दिया जैसे उसका मैट्रिक्स है m बाई p आर्डर का, तो ठीक है इसमें m रोज होंगे, p कॉलम होंगे। इसका जो एक एलिमेंट कैसे होगा, जैसे हम C11 की बात करें, C11 कैसे समझ लीजिए, C11 का मतलब ये जो पहला 1 लिखा हुआ है ये पहला रो और पहला कॉलम है, लेकिन ये मिलेगा कैसे, ये जो पहली मैट्रिक्स है उसके पहले रो को जो दूसरी मैट्रिक्स है उसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होकर ऐड करने पर मिलेगा। तो ये ऐसे लिखा हुआ है। इसका कोई भी जनरल एलिमेंट इस फार्मूले से हमको मिलता है। ये फार्मूला याद है, सब कुछ हो जाएगा। और मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा इस चीज़ को समझाऊंगा। यहाँ से ऐसा हो सकता है, ये तो डिफिनीशन है, ये आपको जानना जरूरी है कैसे क्या चीज़ होती है, लेकिन ये चीज़ें आपको क्लियर तब होंगी जब मैं एक एग्जाम्पल आपको इस पर दूंगा। तो ये मैं आपको दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। पहले तो छोटे छोटे आर्डर के मैट्रिक्स के, बहुत ज़्यादा 3/4 आर्डर तक की मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के लिए मिल सकता है, इससे नहीं तो 3 आर्डर, मैक्सिमम 3 आर्डर तक की मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया, अभी थोड़ी देर के लिए एक मैट्रिक्स मैंने लिया, वो मैं आपको एक मैट्रिक्स जो ले रहा हूँ वो मैं मैट्रिक्स आपको ले रहा हूँ रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें केवल एक ही रो। सबसे पहले एग्जांपल एक ऐसा लेते हैं 1 2 ये कितने आर्डर की मैट्रिक्स आपको पता है, कितने आर्डर की मैट्रिक्स है, ये 1/3 आर्डर की मैट्रिक्स है। इसमें एक रो है और कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है, 1/3 आर्डर की मैट्रिक्स। और जो दूसरी मैट्रिक्स जिसमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आप समझ गए होंगे उसमें मुझे कितने रोज लेने पड़ेंगे, 3 रोज लेने पड़ेंगे। चलिए उसको 3 रोज हम ले लेते हैं और कॉलम एक ही लेते हैं, वे हम उसको कौन सा मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स ले लेते हैं। कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होता है, तो हम इसमें 3 रोज ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया -1 2 और यहाँ ले लिया 3 ले लिया, ऐसा ले लिया 4 ले लिया। चलो ये कितने बाई कितने आर्डर की मैट्रिक्स है, इसमें 3 रोज है और कॉलम कितने ऊपर। देखिए क्या ये मल्टीप्लाई हो सकता है, बिल्कुल मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि a इंटू बी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। a का जो है, a जो है कितने आर्डर का है, 1/3 आर्डर का, b जो है कितने आर्डर का है, 3/1 आर्डर का। इसका जो नंबर ऑफ रोज कॉलम है
और इसका नंबर ऑफ रोज दोनों इक्वल है तो ए इंटू बी संभव है, यानी हमको ए इंटू बी मिलेगा। और जो ए इंटू बी मिलेगा उस मैट्रिक्स का आर्डर कितना होगा इसको छोड़ दीजिए, 1 by 1 आर्डर की मैट्रिक्स होगी। 1 by 1 आर्डर का मतलब एक रियल नंबर, बस एक ही नंबर उसमें आएगा, एक ही रो और एक ही कॉलम, एक ही रो और एक ही कॉलम। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू बी को मल्टीप्लाई करें। ए इंटू बी मल्टीप्लाई किया तो मान लीजिए मैट्रिक्स जो भी आया कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ए को लिख लेते हैं। ए है मेरा 1 2 3, मल्टीप्लाई किससे करना है -1 2 4, दूसरी मैट्रिक्स है। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक नई मैट्रिक्स आई है जिसका नाम हमने रखा है सी रखा है। क्या रखा है सी, और आपको पता है सी कितने आर्डर की मैट्रिक्स होगी 1 by 1 आर्डर की मैट्रिक्स होगी। ये 1 by 1 आर्डर की मैट्रिक्स होगी, मतलब सी में केवल एक ही रो और एक ही कॉलम है। एक ही रो एक ही कॉलम का मतलब एक रो और एक कॉलम। अब इसका मतलब उसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट बैठा है C1 1, केवल यही बैठा है। एक रो एक कॉलम का मतलब क्या है, उसके अंदर एक ही एलिमेंट है, उसके एलिमेंट को मैंने C11 से डिनोट किया। अब ये C11 मिलेगा कैसे, जो ये 1 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि पहली मैट्रिक्स का पहला आप रो ले लेंगे, और जो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है यानी ये दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम, तो एक ही रो है और एक ही कॉलम है। आपस के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो C11 इक्वल टू हो जाएगा मेरा, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा A11 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, A11 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, ठीक है। ये मल्टीप्लाई अगर देखें तो I के की वैल्यू 1 से लेके n तक चलेगी, तो ये हो जाएगा A11, यहाँ पे आएगा B11, ऐसा ही है, ये B11 है, प्लस A12 ये वाला मल्टीप्लाई किससे होगा B21, यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है B22, ये है आपका B22, जो कॉलम है, जो भी जिस कॉलम में है, तो दूसरा कॉलम एक ही कॉलम है तो यही हो जाएगा, प्लस A13 मल्टीप्लाई होगा B31 से, तो मल्टीप्लाई करते हैं A11 मतलब 1, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू B11 क्या है -1, प्लस A12 क्या है 2 इंटू B21 क्या है, B21 आप देखेंगे B21 यही है 2 इंटू 2, प्लस A13 क्या है 3, मल्टीप्लाई किससे करें B31 से, B31 क्या है आपका 4। तो देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई पे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये आप ऐड करेंगे, ये सिंपल सा आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, 1 इंटू -1 हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 4 हो जाएगा, और 3 इंटू 4 प्लस 12 हो जाएगा। तो 12 प्लस 4 16 -1 यानी 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15। तो एक ही इसमें एलिमेंट ही होगा, एक ही है 1 by 1 आर्डर की मैट्रिक्स है, तो C इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज 15। इसको चाहे ऐसे लिखें और चाहे ब्रैकेट को हटा दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ही एलिमेंट है। इसको क्या अरेंज करेंगे, अरे मैट्रिक्स का मतलब क्या अरेंज करना है, तो एक ही एलिमेंट को कैसे अरेंज करेंगे, एक ही एलिमेंट को एक ही बार ऐसा लिखेंगे। तो ये तो हमने रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीखा। अब जरा कुछ और इससे बड़ी मैट्रिक्स लेते हैं, उसको देखिए कैसे, उसके लिए जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बहुत जल्दी लिखेंगे। जैसे A इक्वल टू मैंने लिया, एक और एग्जांपल देखिए, 1 2 -2 3, ये कितने बाई कितने आर्डर की, 2 by 2 आर्डर की। एक और मैट्रिक्स ले लिया, ये मैट्रिक्स मेरा क्या है, अब चूँकि नंबर ऑफ कॉलम 2 है तो मल्टीप्लाई होने के लिए मुझे यहाँ पे 2 by 3 आर्डर की एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2 by 3 आर्डर, 2 by 3 आर्डर, यानी 2 ही रो रख रहे हैं और 3 कॉलम। तो चलो 1 -1 2, तो 2 ही ले रखते हैं, 2 3 1 लेते हैं इसलिए ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाता है। चलिए मैं -3 ले रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं है, तो कुछ भी किया जा सकता है, कोई भी नहीं। तो A जो है 2 by 2 आर्डर की मैट्रिक्स है, और B मैंने 2 by 3 आर्डर का जानबूझ के दिया ताकि A इंटू B मल्टीप्लाई हो सके, क्योंकि यहाँ का नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम और यहाँ का नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल हो, तभी A इंटू बी मिलेगा। A इंटू बी निकालना है, A इंटू बी निकालना है, तो देखिए A इंटू बी निकलेगा कैसे। A इंटू बी जो भी मैट्रिक्स आएगी,
अगर आपको इसका पहला एलिमेंट लिखना है, क्या लिखना है, पहला एलिमेंट, तो आप इसका पहला रो उठाइए, इसका पहला रो और इसका पहला कॉलम, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 into 1 और फिर प्लस 2 into 2, 2 into 2। तो अब मैं इसे डायरेक्ट बताऊंगा, अगर आपको उस फॉर्मूले को बताऊंगा तो बार बार आप कंफ्यूजन होगा। तो मैंने क्या बताया, पहला रो जो कि C11 अगर कहें तो पहली मैट्रिक्स का पहला रो, दूसरा 1 लिखा हुआ है तो दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम लेना है और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। तो मैंने पहला रो उठाया और दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम उठाया और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई किए गए। तो 1 किससे मल्टीप्लाई हुआ, 1 से, 1 into 1 हो गया। फिर बीच में लगाना है साइन, आपको प्लस, समेशन है प्लस, उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 से, 2 into 2। ये A into B का पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि A into B जो मैट्रिक्स आएगी कितने आर्डर की मैट्रिक्स आएगी, 2 को बीच में छोड़ दीजिए, 2/3 आर्डर की मैट्रिक्स आएगी। तो 2/3 आर्डर की मैट्रिक्स यानी 2 रो और 3 कॉलम होंगे इसमें। तो ये तो अभी पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम है। अब यहाँ पे एलिमेंट लिखना है, तो यहाँ का जो एलिमेंट होगा उसका एड्रेस क्या होगा, अगर इसको C कहे होते तो उसका एड्रेस होता C12। C12 का मतलब आपको पहली मैट्रिक्स का पहला रो लेना है और दूसरी मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम लेना है। तो पहली मैट्रिक्स का पहला रो तो यही है 1, 2 और दूसरी मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम क्या है, ये हो गया, ठीक है। अब इसके एलिमेंट, पहले रो के एलिमेंट दूसरे कॉलम के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे C12 की बात करेंगे तो 1 into -1, 1 किससे मल्टीप्लाई हुआ, -1, फिर बीच में प्लस लगाएंगे और 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 into 3। तो याद रखना है हमको, साइन का विशेष ध्यान देना है, साइन गलत ना होने का, ठीक है। अब इसके बाद A into B का, अब चूंकि ये कितने आर्डर की मैट्रिक्स आ रही है, मैंने बताया ना, ये 2/3 आर्डर की मैट्रिक्स आ रही है, 3 कॉलम हो गए। तो ये पहला रो भी चल रहा है, पहला रो का पहला कॉलम का एक एलिमेंट होगा, पहले रो का दूसरे कॉलम का एक एलिमेंट हो गया। अब पहले रो का तीसरे कॉलम का एलिमेंट लिखना है, तो पहला रो तीसरे कॉलम के एलिमेंट आप कैसे लिखेंगे, C13 का मतलब आपको पहली मैट्रिक्स का पहला रो लेना है, दूसरी मैट्रिक्स का तीसरा कॉलम लेना है। तो पहली मैट्रिक्स का पहला रो वही है 1, 2, ये नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन दूसरी मैट्रिक्स का जो तीसरा कॉलम है वो है आपका 2 -3। तो ये पहली मैट्रिक्स का जो पहले रो का एलिमेंट है दूसरी मैट्रिक्स के तीसरे कॉलम के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाएगा। तो 1 जो है मल्टीप्लाई होगा 2 से, यहाँ लिखिए 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 जो मल्टीप्लाई होगा दिस इज -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई -3। ये हुआ, ये A into B का पहला रो आपने कंप्लीट किया है और ये कितने आर्डर का आना है, 2/3 आर्डर, 2 रो होना है। अब दूसरे रो के एलिमेंट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो जब दूसरे रो में अगर इसको हम C से डिनोट किए होते तो दूसरा रो पहला कॉलम आप ऐसे लिखते, दूसरा रो पहला कॉलम, इसका मतलब है कि आपको पहली मैट्रिक्स का अब आपको दूसरा रो उठाना है और दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम उठाना है और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है। तो पहली मैट्रिक्स का दूसरा रो ये आपको मिल जाएगा, पहली मैट्रिक्स का ये दूसरा रो मिला और दूसरी मैट्रिक्स का आपको क्या लेना है, पहला कॉलम लेना है। पहला कॉलम क्या हो जाएगा, 1 और 2 है, ये पहला है, पहला कॉलम। इसका मतलब अब दूसरा रो दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होने जा रहा है। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होकर ऐड होगा। तो -2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 3 मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि आपको पहला कॉलम लेना है और 2 से मल्टीप्लाई। अब हमको यहाँ का एलिमेंट लिखना है, यहाँ का एलिमेंट अगर आप देखेंगे 2/3 आर्डर की मैट्रिक्स है, तो आप अगर लिखेंगे C11, C12, C13, C21, ये तो C22 हो जाएगा। अब C22 का मतलब पहली मैट्रिक्स का जो दूसरा रो है, ये रो दूसरी मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगा करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट और मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाएगा। तो ये दूसरा रो और दूसरा कॉलम ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, 3 into 3। इसके बाद अब मुझे ये वाला एलिमेंट लिखना है, तो इसका मतलब C, अगर इसको मैंने बताया अगर C डिनोट किया होता आपने इस मैट्रिक्स को, तो ये कौन सा एड्रेस होता, C दूसरा रो है और किस कॉलम में है, तीसरे, C23 है। इसका मतलब C23 कैसे मिलेगा, आप उसको देखेंगे C23 कैसे मिलेगा। आपको पहले मैट्रिक्स का दूसरा
रो लेना है, पहली मैट्रिक्स का दूसरा रो लेना है। और 3 लिखा हुआ है तो मतलब दूसरी मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम आपस में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा और फिर उनका यहाँ पे अलजेब्राइक सम। तो क्या है, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाई 2 और फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा -3 से, 3 मल्टीप्लाई बाई -3 चार बहुत गड़बड़ है, ठीक से चलता भी नहीं, बोर्ड बहुत गड़बड़ है, एकदम स्लिप कर रहा है। तो दिस इज इक्वल टू a इंटू बी जो हमको मिला। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, तो 4 + 1 5 आ जाएगा। ये 1 × -1 है तो 1 × -1 यानी -1 हो जाएगा और 3 2 जा 6, तो 6 + -1 6 + -1 क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 × 2 2 हो जाएगा और 2 × -3 यानी 2 और ये 2 × -3 का मतलब -6, तो -6 2 - 6 कितना लेगा, -4, ये हो जाएगा -4। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, 2 × -1 सॉरी -2 × 1 तो -2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा और 3 2 जा 6 + 6 तो क्या आएगा, ये 4 आ जाएगा, इट इज इक्वल टू 4। और इसको कैलकुलेट करते हैं, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -, यानी 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 और +3 × 2 3 9, तो 2 + 9 11 हो जाएंगे। और यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई बाई 2 -4 और +3 × -3 तो -4 और -3 × -3 मतलब -9 आ जाएगा, तो -13 हो जाएगा, दिस इज -30। तो ये हमारी मैट्रिक्स कितने आर्डर की आ जाएगी, 2 रो और 3 कॉलम। तो ये बात समझ में आई। अभी आपको हो सकता है कि एक एग्जाम्पल से बातें क्लियर न हुई हो, इसके बाद मैं आपको और भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने का, उतनी जल्दी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हुए भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा ये कहिए कि उसमें कई सारे मल्टीप्लाई करके ऐड करने होते हैं, तो कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाती है या भूल जाती है, मिस्टेक हो जाता है। तो इसलिए बहुत सावधानी के साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि एग्जाम में कभी गलत ना हो। तो ये मैंने इस वीडियो में आपको 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके दिखाया। 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होता है ये भी बताया, कब आप कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी एग्जाम्पल और भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं। और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टी है, पूछी नहीं जाती एग्जाम में, जानना जरूरी है। टाइम रहेगा तो उसका भी वीडियो बना के आपको दिया जाएगा। थैंक यू।